भीगे कपड़ों में लिपटी वो लड़की ठंड से जमी हुई सी थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें जैसे थमने लगी थीं। आरव के सामने ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो नहीं जानता था ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, मगर उसे इस हाल में छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके गालों को हल्के से थपथपाते हुए घबराई आवाज में बोला, आंखें खोलो प्लीज, जागो रिया, होश में आओ। मगर वो बेहोश थी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। आरव ने तुरंत उसे अपने जैकेट में लपेटा, ऊपर से कंबल डाल दिया। जैसे जैसे वो उसके ठंडे वजूद को छूता गया, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। ये किसी लड़की को छूने का नहीं, बल्कि उसे बचाने का वक्त था। पर उस ठंड में बस एक ही उपाय था, अपने शरीर की गर्मी से उसे बचाना। उसने अपनी शर्ट उतारी और कंबल के अंदर चला गया। उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ी। दिसंबर की उस रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, आरव उस अजनबी की जान बचाने में लगा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि रिया की सांसें लौटने लगी हैं, मगर अब उसके लिए उसे छोड़ना आसान नहीं था। उसकी धड़कनें जैसे रिया की धड़कनों में मिल चुकी थीं। वो दिसंबर की ठंडी रात थी, जब रिया अपने होटल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ गिरते देख रही थी। हर सुबह बस सफ़ेद चादर सी बर्फ और कुछ नहीं। शाम होते होते तूफान बढ़ गया था। इतनी ठंड की हीटर भी जवाब दे चुका था। वो कई स्वेटर, कोट और शॉल में लिपटी बाहर देख रही थी। फोन की सर्विस बंद थी। न किसी से बात हो पा रही थी, न कोई रास्ता खुला था। वो अपनी कंपनी की ओर से शिमला आई थी, एक बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने और काम शुरू करवाने के लिए। उसका बॉस नहीं आया था, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। अब काम पूरा हो चुका था, लेकिन बर्फबारी ने शहर को जकड़ लिया था। रात का 1 बज चुका था। रिया बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था, गोद में 3 साल का बच्चा लिए हुए। वो आदमी ठंड से कांप रहा था और बच्चा तो पूरी तरह नीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मेरी गाड़ी बर्फ में फंस गई है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कोई होटल कमरा नहीं मिल रहा। मैं बाहर गुजार सकता हूँ, पर मेरा बेटा ये नहीं झेल पाएगा। प्लीज इसे अपने कमरे में रख लीजिए। रिया ने बिना कुछ सोचे बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। मुझे दे दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। आरव ने राहत की सांस ली। कृपया दरवाजा बंद मत कीजिएगा, मैं बीच बीच में इसे देखने आता रहूंगा। बस मेरी एक ही चिंता है, मेरा अंश। रिया ने सिर हिलाया और अंश को रजाई में लपेट लिया। उसका चेहरा लाल हो चुका था, होंठ नीले थे। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी ही देर में वो बच्चा उसकी गोद में चैन से सो गया। उसके छोटे हाथ रिया की गर्दन को पकड़कर जैसे ठंड से पनाह मांग रहे थे। बाहर आरव बर्फ में बैठा था, उसके चारों ओर अजनबी लोग। पर उसके मन में बस एक ही सवाल, क्या अंश अब सुरक्षित है? क्या वो लड़की उसे ठीक से उड़ा रही होगी? ठंड काटने लगी थी, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसके बच्चे की सांसें अब शायद स्थिर थीं। रिया ने अपने पास सोए अंश को देखा। उसकी नन्ही उंगलियां अब गर्म हो चुकी थीं। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। बाहर हवा चल रही थी और भीतर एक अनजाना रिश्ता बन रहा था। बर्फ की चुप्पी में 2 अनजान लोगों के बीच, जो शायद किसी किस्मत का हिस्सा थे। रात और ठंडी हो चुकी थी। बाहर बर्फ की चादर मोटी होती जा रही थी। होटल के बाहर सन्नाटा था, मगर आरव का दिल बेचैन था। रिया के कमरे में अंश था, लेकिन आरव को सुकून नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था, कहीं रिया को ज्यादा ठंड न लग जाए, कहीं वो उसके बेटे के साथ कोई लापरवाही न कर दे। लड़की की उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी और चेहरे से बिल्कुल मासूम, शायद अविवाहित भी। आरव के मन में सैकड़ों डर थे, क्योंकि उसकी जान उस छोटे से अंश में बसती थी। जब बेचैनी हद से गुजर गई, तो वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां रिया का कमरा था। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और बिना आवाज किए अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। सामने का दृश्य देखकर आरव कुछ पल को ठिठक गया। अंश रिया से लिपटा हुआ था और रिया उसे अपनी बाहों में समेटे हुए थी। उसके गुलाबी होंठ अंश के माथे पर टिके हुए थे। वो दृश्य इतना सुकून भरा था कि आरव की सांस थम गई। उसने अपने बेटे के हाथों को देखा। वो रिया की गर्दन पर टिके हुए थे, जैसे वो अपने खोए हुए माँ के स्पर्श को महसूस कर रहा हो। शायद उसे लगा हो कि ये उसकी माँ है। अपने बेटे को इस तरह रिया के पास देखकर आरव के दिल को थोड़ी राहत मिली। पर जब वो जाने लगा, तो उसकी नजर रिया के चेहरे पर पड़ी। बाल बिखरे हुए नींद में उसके गालों पर गिर रहे थे। वो बेचैन होकर करवट बदल रही थी, बालों को हटाना चाह रही थी, मगर हाथ अंश की कमर पर थे।
आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया, धीरे से आगे बढ़ा और उसके चेहरे से बालों को हटाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने रिया की त्वचा को छुआ, दिल की धड़कन एक पल को थम गई। उस गोरे चेहरे पर सुनहरी बालों की लट ने उसे कुछ सेकंड के लिए बंधक बना लिया था, मगर फिर झटके से पीछे हट गया। अंश अब भी उसके पास सटकर सो रहा था, लेकिन उसका चेहरा लाल हो रहा था। आरव ने फौरन हाथ बढ़ाया। अंश के माथे पर तपिश थी, वो बुखार से तप रहा था। आरव का दिल जैसे सीने में बैठ गया। रिया तो गहरी नींद में थी, उसे क्या पता कि बच्चे को बुखार हो गया है, लेकिन आरव तो बाप था, अपने बच्चे की तकलीफ सह नहीं सका। उसने अंश का चेहरा सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रिया ने नींद में ही अंश को और कसकर अपने पास खींच लिया। अचानक आरव का हाथ रिया के सीने से टकरा गया। वह झटके से पीछे हटा और उसी पल रिया की आंख खुल गई। रिया ने घबराकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव हकलाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस अंश को देखने आया था, इसे बुखार है। रिया ने तुरंत अंश का माथा छुआ। सचमुच उसका तापमान बढ़ा हुआ था। वह बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आरव बस सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। रात उसके लिए फिर लंबी हो गई थी। सुबह जब अंश की आंख खुली तो वह बुदबुदाने लगा, डैडी डैडी, बुखार कुछ कम हो गया था। रिया ने मुस्कुराते हुए उसे पानी पिलाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने आरव था, हाथ में कुछ बिस्किट और चाय के कप लिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आपने, रात भर मेरे बेटे का ध्यान रखा। पता नहीं कहाँ से आपने दवा तक लाकर दी। रिया बोली, यह तो इंसानियत है। आरव ने ट्रे टेबल पर रखी और बोला, मैं सुबह 2 होटल और गया, लेकिन कोई कमरा नहीं मिला। जब तक बर्फ थमती नहीं, शायद मुझे यही रहना पड़े। रिया बोली, तो फिर आप इसी कमरे में आ जाइए, जब तक कोई रास्ता न खुले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपका इतना एहसान काफी है कि आपने अंश को अपने पास रखा। मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आप यहाँ अकेली हैं? रिया ने बताया, हाँ, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आई थी, अब बस रास्ता खुलने का इंतजार है। आरव चुपचाप सुनता रहा। फिर रिया ने पूछा, आपकी बीवी कहाँ है? इतने छोटे बच्चे के साथ अकेले यहाँ क्यों आए? आरव की आंखें नीचे झुक गईं। आवाज धीमी पड़ गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ साल पहले गुजर गईं। रिया कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, मुझे अफसोस है। आरव ने हल्की मुस्कान दी, जीवन रुकता नहीं। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था, पर सोचा नहीं था कि ऐसे हालात में फंस जाऊंगा। गाड़ी बर्फ में धंस गई। किसी ने मदद नहीं की, आप ही थीं जिन्होंने मेरे बेटे को जगह दी। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। रिया ने बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में कोमलता थी। आपका बेटा बहुत प्यारा है, उसने कहा। अंश अब ठीक होकर रिया की गोद में खेल रहा था। कभी उसे देखता, कभी अपने पिता को। कमरे में अब ठंड नहीं, एक अजीब सी गर्माहट थी। रिया ने धीरे से कहा, मुझे बस अपनी माँ की चिंता है। 24 घंटे से फोन नहीं लगा पा रही हूँ, पता नहीं वो कितनी परेशान होंगी। आरव ने कहा, हाँ, नेटवर्क बंद है। उम्मीद है जल्द सब ठीक होगा। भगवान करे रास्ते खुलें ताकि हम सब यहाँ से निकल सकें। खिड़की के बाहर फिर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार उस ठंडी हवा के बीच दो दिलों में एक नई ऊष्मा पिघलने लगी थी। दर्द, जिम्मेदारी और एक अनकहा अपनापन जो शायद बर्फ से भी ज्यादा गहरा था। आरव खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। रात को वह होटल के बाहर ही बैठा रहा था। बाहर बेंच लगी थी और एक बगीचा था जो इस समय बर्फ से ढका हुआ था। उसने उसी बेंच पर अपना बैग रखकर उसे तकिया बनाकर आराम करने की कोशिश की। तभी उसने रिया को बाहर आते देखा। वो अपने फोन पर हेलो हेलो कह रही थी। मम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वह बार बार पुकार रही थी और मोबाइल के सिग्नल देख रही थी। शायद सिग्नल थोड़े बहुत आने लगे थे। जिस तरफ सिग्नल आ रहे थे वह उसी ओर तेज कदमों से चल रही थी। शायद अंश सो रहा था, इसीलिए वह बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो। वो बार बार कोशिश कर रही थी और उस ठंडी हवा में उसकी सांसें धुएं की तरह उड़ रही थीं, दिशा में जा रही थी जहां सिग्नल बेहतर आ रहे थे। इस समय होटल के बाहर कोई नहीं था, सिवाय बेंच पर लेटे आरव के। जब वह तेजी से चलते हुए लगभग 35 कदम आगे निकल गई, तभी तेज हवा चलने लगी और पेड़ के ऊपर से बर्फ का कोई भारी ढेर या न जाने क्या था, धड़ाम से वहीं गिरा जहां रिया खड़ी थी। नीचे शायद बर्फ का एक बड़ा हिस्सा था जो अचानक टूट गया। देखते ही देखते रिया उस गड्ढे के अंदर चली गई। उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आरव ने यह सब देखा तो जैसे उसे बिजली का झटका लगा। वह दौड़ता हुआ रिया के पास आया, लेकिन वह नीचे बर्फीले पानी में समा गई थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी शीशे के अंदर से चिल्लाई
और पानी के तेज बहाव के साथ आगे बह रही हो। यह देखकर आरव की रूह कांप गई। वह बार बार बर्फ के टुकड़े को तोड़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन पानी के बहाव से वह दूर होती जा रही थी। आरव बेहद हताश हो गया, लेकिन फिर वह भागकर आगे की तरफ गया और वहां से बर्फ के बड़े टुकड़े को तोड़ दिया। जैसे ही रिया उसके पास पहुंची, उसने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली, पर वह बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से आरव ने अपने दोनों हाथों से रिया को बाहर खींचकर बर्फ पर लिटाया, लेकिन वह बिल्कुल नीली पड़ गई थी और बेहोश थी। आरव का दिल बैठ गया। वो उसके गाल थपथपाने लगा। रिया, रिया, क्या हुआ है आपको? प्लीज होश में आइए। ऊपर से बर्फबारी तेज होने लगी थी। उसने तुरंत रिया को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ होटल के अंदर आया, लेकिन होटल बिल्कुल खाली था। यहां तक कि रिसेप्शन का लड़का भी अपने कमरे में जा चुका था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से यह बर्फबारी एक आपदा की तरह बढ़ती जा रही थी। वह जल्दी से रिया को उसके कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अंश बेखबर सो रहा था। आरव ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर तेजी से रगड़ना शुरू किया ताकि उसके शरीर का तापमान सामान्य हो सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे मदद के लिए पुकारे, क्या करे, इस लड़की को कहाँ लेकर जाए। वह बिल्कुल बेजान थी। उसने तुरंत अंगीठी में लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि आग नहीं जल पाई। उसने रिया पर डबल रजाई डाल दी, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस वक्त वह जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। आरव कभी उसके हाथ रगड़ता, कभी उसके चेहरे को थपथपाता, लेकिन उसके होंठ नीले हो रहे थे। लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले तो उसने आंखें बंद कीं और रिया के भीगे कपड़े उतारे, फिर सामने बैग से उसके सूखे कपड़े निकाले और रजाई के अंदर से ही अंदाजे से उसके कपड़े बदलवाए। उसके वजूद को छूते ही उसे कुछ होने लगा था। वह खुद भी पसीने से भीग चुका था, क्योंकि यह लड़की उसकी कोई नहीं लगती थी, बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने जल्दी से सामने रखी बिजली की केतली में पानी गर्म किया और चम्मच से उसे पिलाने लगा। शायद इससे उसकी हालत में सुधार आए, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने अपनी कमीज उतार दी और रजाई के अंदर जाकर रिया को अपने घेरे में ले लिया। वह उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगा। लगभग 15 मिनट तक उसने उसके शरीर को गर्मी पहुंचाने की कोशिश की। अब लगने लगा जैसे उसकी सांस ठीक से आ रही है और वह कुछ सामान्य हो रही है, लेकिन वह अब भी बेहोश थी। मगर उसे देखकर आरव अपने होश जरूर खोने लगा था। उसकी नजदीकी में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे बचाते बचाते वह उसकी सीमाएं पार कर गया। न दिल उसे रोक पाया, न दिमाग ने उसे संभाला। वह इस लड़की के आकर्षण में पागल सा हो गया था। वह लड़की अभी भी बेहोश थी, लेकिन अब ठीक से सांस ले रही थी। वह हलचल भी कर रही थी, पर होश से दूर थी। उसकी दिल की धड़कनें आरव के सीने में उसकी जिंदगी की खबर दे रही थीं। उसके चेहरे पर तकलीफ के निशान देखकर अचानक जैसे आरव अपने होश में आया। वो तुरंत रिया से दूर हटा और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। वह अब भी बेहोश थी, लेकिन लग रहा था कि जल्दी होश में आ जाएगी। जो कुछ वह उसे बचाते बचाते कर चुका था, उसका एहसास ही रूह कांप देने वाला था। वह कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात बर्फबारी होती रही, लेकिन अब बंद हो गई थी और वह परेशान था कि उसने क्या कर दिया। अगर उस लड़की को पता चल गया तो वह क्या करेगा, क्या जवाब देगा। जब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, तब उस लड़की ने उसके बेटे अंश को संभाला था, उसे पनाह दी थी और उसने उसके साथ यह सब कर दिया। वह अपने अंदर इतना शर्मिंदा था कि खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। पूरी रात वह होटल के बाहर ठंडी हवा में खड़ा रहा। हाथों में सिगरेट थी और दिल में बेचैनी। वह खुद को कोस रहा था। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया। 4 दिन बाद शिमला की वादियों में पहली बार सूरज निकला था और लोगों को यह खबर मिली कि अब बर्फबारी नहीं होगी। रास्ते खुलने लगे थे, लेकिन आरव के भीतर जो तूफान था वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह सोच रहा था, काश ये सब एक दिन पहले हो जाता। काश वह उस वक्त रिया की आंखों में देख पाता और खुद को रोक पाता। मगर अब जो होना था वह हो चुका था। अब बस पछतावा बाकी था। कई बार उसने कमरे में जाने की हिम्मत की, मगर दरवाजे के पास जाकर लौट आता, लेकिन अंश का ख्याल आते ही वह ठिठक गया। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो, उसे रिया से माफी मांगनी ही होगी। अगर वह चाहे तो जितनी सजा दे वह स्वीकार कर लेगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कमरे में गया। रिया पलंग पर बैठी थी। सिर दर्द से पकड़े हुए आरव को देखते ही उसने धीमे स्वर में पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? उसके स्वर में भ्रम था। मुझे याद है, मैं गिर गई थी। आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर आरव की सांस थम गई
और फिर उसने राहत की एक गहरी सांस ली। वो बोला, हाँ, आप बेहोश हो गई थीं। बहुत देर तक बाहर बर्फ में थीं। तभी अंश भी उठ गया और अपनी मासूम मुस्कान से बोला, मम्मी, अब आप ठीक हो? रिया मुस्कुरा पड़ी। उसने अंश को गले से लगाया और फिर आरव से बोली, आपका बेटा बहुत प्यारा है और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मासूमियत थी, और यही देखकर आरव का दिल टूट गया। वह जानता था कि जो सच उसके दिल में है, अगर रिया को पता चला तो शायद वह कभी उसे माफ नहीं कर पाएगी। रिया बोली, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, रिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल के कर्मचारी थे। मैडम, रास्ता खुल गया है, 15 मिनट में निकलना होगा। रिया के चेहरे पर चमक लौट आई। शुक्र है, अब घर जा सकूंगी। आरव वहीं खड़ा रह गया। रिया कपड़े समेटने लगी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके कपड़े कोई और बदल चुका है, कि एक रात ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी है। आरव ने धीरे से पूछा, आप कहाँ से आई हैं? उसने कहा, मैं भोपाल से हूँ। अब घर जाकर नौकरी छोड़ दूंगी। अगले महीने मेरी शादी है और मेरा मंगेतर बहुत पारंपरिक सोच वाला है। शादी के बाद काम नहीं करने देगा। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसकी कंपनी का नाम बताया और मुस्कुराकर कहा, आप चाहें तो। रिया ने धीमे से कहा, इस कमरे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं नीचे रिसेप्शन पर बता दूंगी। वो चली गई। आरव के पास अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज जैसे उसके दिल में गूंजती रही। वो सोचता रहा, जो कुछ उनके बीच हुआ, क्या उसे एक सपना मानकर भूल जाना चाहिए या फिर उसे सब सच बता देना चाहिए। वो अंश को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया। बर्फ हट चुकी थी, रास्ते साफ थे, लेकिन उसके अंदर बेचैनी का तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया के जाने के बाद दिल इतना बेचैन क्यों है। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा, वही मासूम मुस्कान, वही पल आ जाते। उसकी सांसों में अब भी रिया की खुशबू घुली थी। उस एक रात की याद जैसे उसकी रग रग में बस गई थी। वो जानता था, उस रात उसने कुछ ऐसा किया था जिसका उसे हक नहीं था। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन अपनी बेखुदी में वो इतना आगे बढ़ गया कि जब होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावे की आग उसके अंदर जल उठी थी। कई दिनों तक वो बेचैन रहा। फिर एक दिन उसने तय किया कि उसे रिया से मिलकर सब सच कहना होगा। वो अहमदाबाद पहुंचा। कंपनी से पता चला रिया नौकरी छोड़ चुकी है। बहुत मुश्किल से उसका पता मिला। जब वो वहां पहुंचा तो पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। पड़ोस से पता चला आज रिया की शादी है। आरव के कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो सोच में डूब गया। वो कैसे उसे सच बताएगा, और क्या वो कभी उसे माफ करेगी? जिसने उसकी जिंदगी में जख्म छोड़े, वो उससे प्यार करेगी। वो चुपचाप वहां से लौट आया, बस ये दुआ करते हुए कि रिया के पति को कभी सच्चाई का पता न चले। वो अपने काम में डूब गया। लेकिन हर रात जब अकेला होता, रिया की यादें उसके सीने में बवंडर की तरह घूमती। वो मान चुका था, वो उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है, मगर वो मोहब्बत उसकी किस्मत में नहीं थी। समय बीतता गया। उसने खुद को काम में गाड़ दिया। अब उसका सारा ध्यान अंश पर था। रिया की यादें कभी कभी दर्द बनकर लौट आतीं, लेकिन वो उन्हें सीने में दबा देता। अंश अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन उसके ऑफिस में एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत थी। कई लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे। जब आखिरी उम्मीदवार कमरे में दाखिल हुई तो आरव जैसे पत्थर का हो गया। सामने रिया थी। उसकी आंखों में नफरत थी, और वो नफरत सीधे आरव के दिल में चुभ रही थी। रिया ने आते ही दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में उसकी ओर बढ़ी। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखों में आंसू और लहजे में आग थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? आरव, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे यूं फिर मिलोगे। आरव बस उसे देखता रह गया। शब्द जैसे गले में अटक गए। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी रिया ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम कौन होते थे मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वाले? रिया चिल्लाई, मेरी गलती क्या थी? मैंने सिर्फ तुम्हारे बेटे को सहारा दिया था। क्या उसका ये इनाम मिला? मुझे तुमने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। आरव। वो बेकाबू होकर रो रही थी। आरव ने उसके दोनों हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने झटक दिया और उसे पीछे धक्का दिया। वो कुर्सी पर जा गिरा। मुझे नफरत है तुमसे, तुमसे और उस बच्चे से जो तुम्हारे गुनाह की निशानी है। ये कहकर रिया वहां से निकल गई। आरव के कानों में जैसे कोई बम फटा। उसकी सांसें रुक गईं। वो सन्न रह गया। इसका मतलब रिया की शादी नहीं हुई थी और वो मेरे बच्चे की माँ है। वो तुरंत उठा, बाहर भागा। लेकिन तब तक रिया ऑटो में बैठ चुकी थी। वो पीछे दौड़ा, दूसरे ऑटो में कूद पड़ा और ड्राइवर से बोला, जल्दी करो, आगे वाले ऑटो का पीछा करो।
रिया का ऑटो एक अपार्टमेंट के सामने रुका। वो रोते हुए बाहर निकली और किराया देकर अंदर चली गई। आरव दूर से देखता रहा, आंखों में पछतावा, दिल में तूफान और जुबान पर बस एक ही शब्द, रिया। आरव उसके पीछे घर की दूसरी मंजिल तक गया। रिया तेज कदम उठाकर एक फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची और भीतर चली गई। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और आवाज में रोकते हुए बोला, रिया प्लीज मेरी बात तो सुन लो। रिया बिना देखे बोली, मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया की मम्मी ने दरवाजा खोला और दोनों को देखकर उनके चेहरे पर भय और हैरानी उभर आई। रिया बिना कुछ कहे अंदर चली गई, जबकि आरव वहीं खामोश खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि खुद को कैसे पेश करे, कैसे बताए कि वही दोषी है उस कड़वे किस्से में। तभी रिया वापस लौटी, बाहों में एक नन्ही सी बच्ची को संभाले हुए। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस ठंडा सा सन्नाटा था। वो सीधी आरव के पास आई और बिना कुछ कहे बच्ची को उसकी गोद में रख दिया। ले लो, संभालो अपना गुनाह और चले जाओ। मम्मी का चेहरा सख्त हो गया। बच्ची को देखते ही आरव के सीने में कुछ टूट सा गया। उस नन्हे चेहरे में उसे अपना अक्स दिखा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर चोट कर दी हो। मम्मी ने भारी आवाज में कहा, हमारी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी? हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ी, तुम जानते भी हो। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने कांपते हुए कहा, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? मम्मी ने गुस्से से कहा, कौन सी बात बाकी है? करने को तुमने हमारी बेटी का घर उजाड़ दिया, उसका रिश्ता टूट गया। हम बदनामी से बचने के लिए शहर छोड़कर भागे। वो बच्ची जो तुम्हारी गोद में है, उसकी मां ने तो उसे छूना तक नहीं चाहा। आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा दीजिए, जो भी सजा होगी मैं स्वीकार कर लूंगा, पर रिया को और तकलीफ मत दीजिए। मम्मी की आंखों में भी दर्द उतर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, शादी से कुछ दिन पहले रिया की तबीयत खराब हुई थी। हम जब डॉक्टर के पास गए तो रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। रिया रोती रही कि कुछ नहीं हुआ, पर हर रिपोर्ट ने वही सच दोहराया जो वो छुपाना चाहती थी। बारात वालों को पता चला तो रिश्ता टूट गया और हमारी जिंदगी एक पल में बदल गई। आरव की आंखें झुक गईं। उसे वो सारी रातें याद आने लगीं जब उसने रिया की जान बचाने की कोशिश की थी और हालात के दबाव में वो खुद बहक गया था। उसने धीरे से कहा, मैंने रिया को कभी धोखा नहीं दिया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी हर तकलीफ का हर्जाना अपनी जिंदगी से दूंगा। मम्मी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन भरोसा कैसे करूं कि तुम बदल गए हो? उसी वक्त रिया कमरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा सख्त था। वो बोली, मुझे इस आदमी की शक्ल से भी नफरत है। मैं मर जाऊंगी, पर इसके साथ कभी शादी नहीं करूंगी। और इसे कह दो अपनी बच्ची को लेकर यहां से चला जाए। आरव ने उसके सामने झुककर कहा, अगर मुझे सजा देनी है तो मैं तैयार हूं, पर खुद को सजा मत दो रिया। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारी हर पीड़ा मिटाऊंगा। प्लीज शादी से इनकार मत करो। रिया ने बिना कुछ बोले दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आरव बार बार घंटी बजाता रहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। थके कदमों से वो नीचे आया, बाहों में नन्ही बच्ची और साथ में उसका बड़ा बेटा अंश। अंश ने मासूमियत से पूछा, डैडी ये कौन है? आरव ने टूटती आवाज में कहा, तुम्हारी बहन। अगले दिन जब आरव फिर वहां गया, मम्मी ने दरवाजा खोला और धीमे स्वर में कहा, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी बेटी को मनाया है। कस्में वादे सब देकर रिया दरवाजे पर आई। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में ठंडापन। मैं नहीं चाहती अब और समय बर्बाद हो। आधे घंटे में शादी का इंतजाम करो। आधे घंटे में सब कुछ बदल गया। न सजावट, न संगीत, सिर्फ दो दिल जो टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया और आरव के फेरे हो गए। एक खामोश शुरुआत जिसमें गवाही सिर्फ आंसू और पश्चाताप की थी। मंदिर में कुछ फूल, कुछ मंत्र और दो थके हुए चेहरे। बस इतना ही था जब रिया बाहर आई। उसने हल्के गुलाबी रंग का सादा जोड़ा पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मगर उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया। वह चुप रह गया, सिर्फ गहरी सांस लेकर पीछे चल पड़ा। दोनों मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे थे। रिया के कदम भारी थे और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। नीचे आरव की गाड़ी खड़ी थी। उसने रिया के लिए आगे का दरवाजा खोला, पर रिया बिना कुछ बोले पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, बस रिया की रुलाई और इंजन की हल्की आवाज। आरव ने शीशे में उसकी परछाई देखी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही बंगले का गेट खुला, चौकीदार और नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। किसी ने पूछा, साहब जी ये कौन है, कोई मेहमान? आरव ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ये मेरी पत्नी है। सबकी नजरों में हैरानी थी,
लाउंज में दाई छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। अंश फर्श पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था। जैसे ही उसने आरव को देखा, दौड़ता हुआ उसके पास आया। डैडी, आरव ने उसे गोद में उठा लिया, माथे पर चूमा। अंश ने मासूमियत से पूछा, डैड, ये कौन है? आरव मुस्कुराया, ये तुम्हारी मम्मी है। अंश की आंखें चमक उठीं। सच में अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। लेकिन रिया की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने अंश को एक ठंडी नापसंद भरी नजर से देखा और सिर्फ इतना कहा, मेरा कमरा कौन सा है? आरव ने चुपचाप अपने कमरे की ओर इशारा किया। रिया बिना बोले वहां चली गई। दाई ने धीरे से पूछा, साहब, ये लड़की कौन है? आरव ने थकान भरी आवाज में कहा, मेरी बीवी है, अभी शादी हुई है। दाई खुश होकर बोली, अरे वाह, हमें बताया होता तो मैडम को अच्छे से तैयार करते। आरव ने बस सिर हिलाया, जरूरत नहीं थी। दाई ने छोटी बच्ची को देखा और कहा, ये तो सो गई है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं इसे कमरे में सुला देता हूँ, तुम अंश को खाना खिला दो। दाई बोली, ठीक है साहब, फिर मैं चली जाऊंगी, अब तो आपकी बीवी आ गई है। आरव ने बस कहा, ठीक है। जब वह कमरे में गया, रिया बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर नफरत थी। उसने तड़प कर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं? आरव ने धीमे स्वर में कहा, रिया, यह हमारा कमरा है। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहां मैं अकेली रह सकूं। मैंने ये शादी सिर्फ माँ की इज्जत बचाने के लिए की है। मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से नफरत है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी पत्नी की तरह रहूंगी या किसी की माँ बनूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हें सजा चाहिए, तो बस यही तुम्हारी सजा है। आरव चुप रह गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने रिया की बात काटी नहीं। वह बाहर आया और बोला, ठीक है, गेस्ट रूम तुम्हारा है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रिया ने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। रात को अंश ने खाना खाया और मासूमियत से कहा, डैड, मैं आज मम्मी के पास सोऊं। आरव ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी थकी हुई हैं, आज तुम मेरे साथ सो। वह दोनों बच्चों के साथ कमरे में गया। बेटी पालने में सो चुकी थी और अंश उसके सीने से लगकर सो गया। लेकिन आरव को नींद नहीं आई। उसे रिया की आंखों में जलती नफरत याद आ रही थी। वह जानता था, गलती उसकी थी, बहुत बड़ी गलती। वह चाहता था कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर वक्त ने उसकी उम्मीदें तोड़ दीं। रिया ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। वह अंश से बात नहीं करती थी, न बेटी को गोद में लेती थी। घर में उसकी मौजूदगी बस एक दीवार की तरह थी जो दिखती थी, मगर कोई एहसास नहीं देती थी। आरव सब सहता रहा, मगर एक दिन जब उसने रिया को देखा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था, तो बस एक ही बात कह सका, रिया, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन तुम चाहो तो इसे खत्म कर सकती हो। आरव ने कहा, अगर सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दो। इन दोनों मासूम बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। अगर तुम इनसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम नफरत भी मत करो। रिया खामोश रही। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था, मगर लफ्जों में सन्नाटा। आरव ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर वह किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। रात को जब सारे कमरे में सो चुके थे, आरव बरामदे में बैठा सिगरेट पी रहा था। धुएं के साथ उसके मन की घुटन भी ऊपर उठ रही थी। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह सिगरेट बुझाकर उठ गया। रिया अपने लिए चाय बना रही थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर थकान, मगर फिर भी वही खूबसूरती जो उसे सालों से बेचैन करती रही थी। आरव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। रिया ने अचानक उसकी परछाई देखी और घबरा गई। पलटकर बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज में वही पुरानी तलखी थी। आरव ने धीरे से कहा, रिया, तुम चाहो तो मुझे दिल से माफ भी कर सकती हो। रिया ने कप में चाय डालते हुए ठंडी निगाहों से कहा, माफ करना? जैसे आपने मुझे बचाया था, उससे बेहतर था कि आप मुझे मर जाने देते। आरव का दिल टूट गया। वह बोला, रिया, उस दिन बर्फ में तुम नीली पड़ चुकी थी, तुम्हें बचाने का बस वही रास्ता था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें बचाने का था। रिया ने गुस्से से कहा, आपने जो किया वो एहसान नहीं था, मजबूरी थी। मेरी अपनाना आपकी जरूरत नहीं थी। अगर हालात ऐसे न होते तो मैं आपकी सूरत भी नहीं देखती। आरव ने थक कर कहा, कब तक दूर रहोगी? मुझसे कब तक सजा दोगी? पूरी जिंदगी। रिया ने ठंडी निगाह से देखा। हाँ, पूरी जिंदगी। वह जाने लगी, मगर आरव ने रुककर कहा, रिया, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि एक गलती मेरी सारी खुशियां छीन लेगी। 1 साल से तुम्हें हर पल याद किया है। मुझे लगा था तुम आगे बढ़ चुकी हो, खुश हो। अगर पता होता कि तुम यूं टूट रही हो तो भगवान की कसम तुम्हें पहले ही अपना लेता। ये कहते हुए उसने अनजाने में रिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया डर गई, बोली, मेरा हाथ छोड़ो आरव।
आरव ने उसके चेहरे के करीब आकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत थी जो कभी रिया का सपना हुआ करती थी। रिया कांप गई। उसके होंठ कुछ कहने को उठे ही थे कि आरव ने उन्हें अपने पास खींच लिया, लेकिन अगले ही पल रिया ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर वह रोते हुए किचन से बाहर चली गई। आरव वहीं ठहर गया। सांसें तेज थीं, आंखें भीगी हुईं। उसने खुद से कहा, कब तक तड़पाओगी रिया? मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि एक दिन तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकोगी। अगले दिन सुबह जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसने देखा कि रिया अंश पर चिल्ला रही थी और अंश डर से रो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने कहा, ना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, और मुझे मम्मी मत कहना, कभी भी नहीं। आरव के चेहरे पर तनाव की रेखाएं उभर आईं। उसने कभी अपने बेटे पर आवाज ऊंची नहीं की थी, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया। वह तेजी से कमरे में गया और बोला, अंश को थप्पड़ किसने मारा? रिया चुप रही, फिर बोली, वो मेरा सामान छू रहा था, मैंने मना किया था। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? रिया ने कहा। मेरा हाथ छोड़िए, आरव गरजते हुए बोला। आज तो छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर अगली बार मेरे बच्चों को डांटा या मारा तो मैं सब भूल जाऊंगा। रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे पता था तुम इतने शरीफ नहीं हो सकते, तुम घटिया इंसान हो। आरव ने शांत मगर दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे जो कहना है कहो, लेकिन अपने गुस्से का बदला मेरे बच्चों से मत लो। रिया कुछ नहीं बोली, बस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आरव ने अंश को गोद में उठा लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था। आरव ने उसके आंसू पोंछे, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, बेटी को दूध दिया, उसका डायपर बदला और खुद बिस्तर के कोने में बैठा रह गया। वह सोचता रहा, लोग तो गलतियां भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर मैं क्यों उस सज्जा को हर दिन जी रहा हूं? उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था, और उस पछतावे में भी रिया का चेहरा। आरव ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि रिया को अपनी जिंदगी में दोबारा खुशियां मिलें, लेकिन उसके दिल का दर्द जैसे खत्म ही नहीं होता था। वो बच्चों से भी दूर दूर रहती थी। एक रात अंश रोते रोते सो गया और उसने कहा, डैड, मुझे मम्मी नहीं चाहिए, वो अच्छी नहीं है, वो तो मारती है। ये सुनकर आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। अगली सुबह जब वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा रिया अपना सामान पैक कर रही है। आंखें लाल थीं, जैसे रात भर रोई हो। वह बैग लेकर बाहर आई ही थी कि सामने आरव खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? उसने पूछा। रिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आपको बताना जरूरी नहीं समझती, अब और नहीं रह सकती। मैं इस घर में शायद मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, अकेले भी जिंदगी गुजर सकती थी। आरव ने गहरी सांस ली। रिया, माफ कर दो, सच में अफसोस है मुझे। रिया ने व्यंग्य से कहा, आप लोगों का यही तरीका है ना, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दो, फिर एक सॉरी बोल दो और सब ठीक। आरव ने नरम आवाज में कहा, मैंने हमेशा तुम्हें सम्मान दिया है, अगर कोई गलती हुई भी तो उसकी माफी भी मांग चुका हूं। तुम मेरी पत्नी हो, समाज में मेरी पत्नी की पहचान के साथ जाओगी, किसी की हिम्मत नहीं। जो उंगली उठाए, और अगर किसी ने कोशिश भी की, मैं कसम खाता हूं उस उंगली को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर गुस्से में बैग उठाया। तभी आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली, बैग फेंक दिया और उसे खींचकर कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करते हुए बोला, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे नफरत है। आरव ने धीमे मगर दर्द भरे स्वर में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, 1 साल से तुम्हें चाहा है रिया, और आज भी उतना ही चाहता हूं। अगर तुम मुझे बार बार ठुकराओगी तो मैं टूट जाऊंगा। रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह बोली, आप क्या कर सकते हैं? आप तो वही आदमी हैं जो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना जानते हैं। उस रात भी आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। रिया रोने लगी। आरव ने बस इतना कहा, मैं सफाई नहीं दूंगा, अब जो तुम्हें समझना है वही समझो, लेकिन इस घर से तुम बाहर नहीं जाओगी। यह कहकर वह कमरे से निकल गया। शाम को जब वह ऑफिस से लौटा तो कुछ पल को जैसे उसकी दुनिया थम गई। रिया फर्श पर अंश के साथ बैठी थी, उसे ब्लॉक्स से बिल्डिंग बनाना सिखा रही थी। अंश ने उसे देखकर कहा, डैड, देखो, मम्मी ने मुझसे दोस्ती कर ली। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर रिया की आंखों में अब भी नमी थी। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, मगर बच्चों से उसका बर्ताव बदल चुका था। अगले कुछ दिनों में रिया ने बेटी को भी संभालना शुरू कर दिया। काम वाली छुट्टी पर थी तो वह दोनों बच्चों को खुद खिलाती सुलाती, लेकिन रातों को उसे नींद नहीं आती थी। भीतर कहीं एक आवाज उठती, क्या अब वक्त नहीं आ गया? आरव को माफ करने का,
एक दिन आरव बच्चों और रिया के लिए शॉपिंग करके घर लौटा। उसने ढेर सारे कपड़े, खिलौने और बच्चों का सामान खरीदा था। अंश ने पूछा, डैड मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? आरव मुस्कुराया, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ न लाऊं? सारे बैग उसने लिविंग रूम में रख दिए। बस एक बैग चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर अलमारी में रख दिया। रिया ने अपने कपड़े उठाए और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रात को बच्चे सो चुके थे और तभी आरव ने अलमारी से वही बैग निकाला और रिया के कमरे में चला गया। दरवाजा खुला था। रिया नहाकर आई थी। गीले बालों में कंघी कर रही थी। जब उसने आरव को देखा तो डर गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? आरव ने दरवाजा बंद करके धीरे से लॉक कर दिया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। प्लीज मेरे कमरे से जाइए, आरव ने कहा। यह भी तो मेरा ही कमरा है, रिया ने पलट कर कहा। तो फिर इस घर में मेरा क्या है? आरव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। सब कुछ तुम्हारा है रिया, ये कमरा भी, ये घर भी और मैं भी। उसने शॉपिंग बैग रिया के हाथ में थमा दिया। जाओ ये पहन लो। रिया ने पूछा, इसमें क्या है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। रिया ने सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं पहनूंगी, प्लीज जाइए यहां से। आरव ने गहरी सांस ली। रिया, 1 साल से तुम्हारा गुस्सा झेल रहा हूं। अब और नहीं, अब सुकून चाहता हूं। प्लीज मेरी सजा खत्म कर दो। अगर कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं, हाथ जोड़ लूं। बस माफ कर दो। वह सचमुच उसके सामने झुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू निकल पड़े। रिया स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही आदमी है जिसने कभी उसके दिल को तोड़ा था, या अब वो सचमुच बदल चुका है। आरव रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। रिया हैरान रह गई। यह क्या कर रहे हैं? आप प्लीज उठिए ना। आरव हल्का मुस्कुराया। अपनी पत्नी को मना रहा हूं, जिसके बिना अब तो नींद भी नहीं आती। रिया ने झेप कर कहा, आप प्लीज ये सब मत करिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जल्दी जाओ, कपड़े बदल लो, या फिर मैं ही बदलवा दूं। ये सुनते ही रिया घबरा गई। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, कहकर वह बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद रिया बाहर आई। हल्की सी सादी ड्रेस में, चेहरे पर झिझक और आंखों में कुछ अनकहा सा भाव था। आरव उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था इस बार उसका प्यार सच्चा है और वह अपनी गलती की भरपाई कर चुका है। उसने रिया का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया पहले तो कुछ कह नहीं पाई, बस उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और कहा, रिया, मुझे लगता है कि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, बस लौटने में वक्त लगता है। मुझे खुशी है कि वो मुझे तुम्हारे रूप में मिला। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उसके सीने से लग गई। इस बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, बस अपनापन, सुकून और वो एहसास जो सालों बाद लौट कर आया था। सुबह की धूप कमरे में फैल चुकी थी। रिया शर्माई हुई थी और मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे झूठ मत बोलो, आधी रात के बाद तो तुम गहरी नींद में थी। रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई, डैड, दरवाजा क्यों बंद किया? खोलिए ना। अंश की आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। रिया तुरंत वॉशरूम में चली गई और आरव ने जल्दी से शर्ट पहनी, दरवाजा खोल दिया। अंश गुस्से में बोला, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, मेरी बहन रो रही है। आरव मुस्कुराया और बोला, आ गया बेटा, अभी देखता हूं। उसने बेटी को गोद में लिया और प्यार से सीने से लगा लिया। रिया नहाकर बाहर आई तो बोली, दीजिए, मैं संभाल लूंगी। उस रात जब आरव ऑफिस से लौटा तो देखा रिया और बच्चे तैयार थे। वह उन्हें बाहर खाना खिलाने ले गया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और रिया भी अब हल्की हल्की हंसने लगी थी। जिंदगी जैसे दोबारा खूबसूरत हो उठी थी। रात को बच्चे सो चुके थे। अंश उनके बीच में लेटा था और बेटी अपने पालने में सो रही थी। आरव ने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी अंश ने उसकी उंगलियों को हटाते हुए कहा, मम्मी को मत छुओ। आरव ठिठक गया। क्यों बेटा? अंश ने मुंह फुलाते हुए कहा, वो मेरी मम्मी है, आप उनसे दूर सोइए। आरव मुस्कुराया, प्यार से बोला, ठीक है, नहीं छूता। अब सो जाओ छोटे साहब। अंश भी अपने पिता की तरह था। जब तक आरव सो नहीं गया, वो भी नहीं सोया। 3 दिन तक यही चलता रहा। अंश हर रात पहरेदारी करता, जैसे अपने डैड को देखता रहे कि वे मम्मी को परेशान तो नहीं कर रहे। सुबह जब रिया बच्चों को नाश्ता करवा रही थी, वह आरव को जगाने आई। उसने जैसे ही पर्दा हटाया, आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। आरव, ये क्या कर रहे हैं? आप ऑफिस नहीं जाना, वह बोला। नहीं, आज नहीं जाऊंगा तुम्हें, और बच्चों को वक्त देना भी जरूरी है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। आपको तो अब बस बहाने चाहिए, आरव ने उसकी बिखरी लटों को कान के पीछे करते हुए कहा।
तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता। रिया शर्मा गई, बोली, अच्छा, अब छोड़िए, बच्चे जाग जाएंगे। उसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। डैड, उठिए ना। आरव ने सिर पकड़ लिया। ओह गॉड, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रिया हंसी नहीं रोक पाई। वह उठकर चली गई और आरव उसे देखता रह गया। अब रिया की जिंदगी बदल चुकी थी। घर में हंसी थी, बच्चों में अपनापन था, और दिल में वो सुकून जो सालों बाद लौटा था। अब न आरव वही पुराना आदमी था, न रिया वही दुखी और टूटी हुई औरत। उनकी कहानी अब एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जहां प्यार था, माफी थी, और वो रिश्ता जो अब सच में अपना था। दोस्तों,